बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत में ऑपोजिशन के लिए और हुकूमत के लिए खतरा बनी हुई है। इंस्टेड ऑफ ये कि आपस में एक दूसरे को कंपटीशन दें, हुकूमत अपनी अच्छी कारकर्दगी से और ऑपोजिशन हुकूमत को पटरी पर रख के, या आपस में एक कंपटीशन देने के बजाय, एक दूसरे को कंपटीशन देने के बजाय अपने आप को कंपटीशन दे रहे हैं। हुकूमत के वज़रा की कारकर्दगी सही ना होना हुकूमत को कंपटीशन या मसाइल में डाल रही है। एट दिस पॉइंट इन टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये रियलाइजेशन है कि बहुत सारे वज़रा की कारकर्दगी ठीक नहीं, जिसकी वजह से आज जो रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई है तो उसके अंदर इमरान खान ने बड़े वाज़े तौर पर अपने वज़रा को ये तलकीन की है कि आप अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो करें, कारकर्दगी बेहतर बनाएं। हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद बहुत दफ़ा तब्दीलियाँ देखी वज़रा के जो वजारतें हैं उनमें, उसके बाद शफल भी करते रहे। अभी हालिया रीशफल जो हुआ उसके अंदर शेख रशीद साहब को इंटीरियर मिनिस्टर भी बनाया गया, बाकी रेलवे की मिनिस्ट्री, एंटी नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री, ये तमाम मिनिस्ट्रीज में भी तब्दीलियां आई हैं। बट ये तब्दीलियां जो आ रही हैं उसके बाद भी आज इमरान खान साहब को ये कहना क्यों पड़ रहा है कि वो जरा अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी अपने आप को ही चैलेंज दिए जा रही है, हुकूमत को चैलेंज देती हुई नजर नहीं आ रही। हुकूमत एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑपोजिशन के एहतजाज के डर में या खौफ में नहीं है, बड़ी कंफर्टेबल बैठी है। लेकिन अपोजिशन में पहले तो आपस में जो सियासी जमातें थी उनके इख्तलाफात सामने आ रहे थे, या एटलीस्ट उनका गोल का डिफरेंट होना सामने आ रहा था। लेकिन अब अपोजिशन की जमातों के अंदर आपस में नहीं बल्कि विद इन जमात मसाइल सामने आना शुरू हो गए। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि पहले दिन से कह रहे हैं कि इस हुकूमत को नहीं होना चाहिए, हुकूमत में इक़्तिदार में, उनकी जमात में फूट पड़ते हुए नजर आई है। मौलाना शहरानी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को झूठा करार दे दिया और एक शख्स जिसके नाम के साथ मौलाना आता हो उसके लिए बहुत बड़ी गाली है। झूठा कहने के साथ साथ ये भी कह दिया कि जी बाकी उलमा को भी झूठ बोलने पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फोर्स किया या आमादा किया। दिस इज अ वेरी सीरियस इल्ज़ाम दैट बेसिकली इज बीइंग गिवन टू मौलाना फजलुर रहमान साहब। होने क्या जा रहा है इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन मैं अपने एंड के सेगमेंट में ये चीज़ भी डिस्कस करूंगी कि भारत जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कर रहा है उसके काउंटर में हमारा क्या तरीकाकार होगा, और भारत का ये जो भांडा फूटा है उसके बाद हम करने क्या जा रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ भी करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है नासिर बेग चुगताई साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, दोनों सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा हमारे साथ जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, वेरी सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी ज्वाइन किया। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज के टॉपिक्स के हवाले से। सबसे पहले मुजाहिद बरेलवी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुजाहिद बरेलवी साहब, इमरान खान साहब को बहुत सारे चैलेंजेस से निबरदाजमा होना पड़ रहा है। लग ऐसा रहा है कि जैसे शायद उन चैलेंजेस के अंदर से ऑपोजिशन एक नहीं बन रही, बिकॉज ऑपोजिशन में तो खुद निफाक और फूट पड़ गई है। ऐसी सिचुएशन में इमरान खान साहब ने जो अपने वज़रा को बोला है कि अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, क्या इसका इशारा इस बात पे है कि ऑपोजिशन तो हमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमारी अच्छी कारकर्दगी ना होना हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, एक तो जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक है तो आप बताइए कि रेलवे की कारकर्दगी क्या वादुम सवाती से पूछेंगे जिन्हें आए हुए एक हफ्ता हुआ है? वजारत दाखिला की कारकर्दगी क्या वो शेख रशीद से पूछेंगे जिन्हें आए हुए 7 दिन हुए हैं? इसी तरह आप मिनिस्ट्रियों पे चले आए, हफीज़ शेख साहब अब फाइनेंस के बनाए गए हैं, FBR के अब कोई बने हैं। यानी चंद जो मेजर जो हैं इंडिकेटर्स होते हैं जो मईशत के या जो कहते हैं कारकर्दगी के बड़े बड़े, उसमें तो मेरे ख्याल जितनी तब्दीलियाँ वजारतों में हुई हैं, अब क्या पूछे बेचारी फहमीदा मिर्ज़ा से शायद खेल कूद की हैं, क्या पूछे ज़ुबैदा जलाल से पता ही नहीं काहे की हैं, फ़खर इमाम बेचारे शायद एग्रीकल्चर के हैं। लेकिन जो मेन था मसला जो महंगाई का था, उसका ज़िम्मेदार कोई एक नहीं होता, उसकी ज़िम्मेदारी है हुकूमत की, खुद प्राइम मिनिस्टर की। और ये जो 1 साल तक उनका बयानिया चलता रहा कि जनाब बल्कि 2 साल तक कि इसका जिम्मेदार नून लीग है, खा गई, बर्बाद हो गई, लूट गई। अब अचानक इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है नहीं साहब, मईशत तो सही सिमतों में जा रही है।
लेकिन ये जो अब तो वो एदाद-ओ-शुमार ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो गुर्बत से नीचे की लकीर के लोग 7 करोड़ के थे, जो खान साहब खुद बता रहे थे, इनमें 2 करोड़ में इजाफा हुआ है। आपकी ये कहा जा रहा है कि मैं तो मईशत का आदमी नहीं हूँ कि आइंदा मुस्तकबिल में जो IMF ने टारगेट 2.1 का दिया था, मईशत जो है आपकी शायद मनफी 5 रह जाएगी। कहने का मकसद ये कि आपने डिलीवर क्या किया इन चीज़ों में, करा क्या नौकरियों के लिए, और आपको भला करे कंस्ट्रक्शन के ऊपर बड़ी आपने रिलीफ दे दी, लेकिन उसके सम्राट तो अगले 5 साल बाद आएंगे। तो आपका मेन काम जो था, जो आप कह रहे थे कि हम लोगों को जॉब्स देंगे, नौकरियां देंगे, घर देंगे, मुझे ये पूरी हुकूमत के तमाम मीडिया मैनेजर बता दें उन्होंने अब तक के 1 करोड़ में, क्योंकि 2 साल गुजर गए हैं, और 50 लाख घरों में कितने घर दिए, कितने वो दिए। मुझे ये बता दें कि आटा आम आदमी का मसला क्या है। देखें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे और आपके लिए, शायद आपके लिए भी ना। हम तो सिर्फ जाएंगे मार्केट में, जी आटा 2 साल पहले कितना था, चीनी कितनी थी, पेट्रोल कितना था, ये होती है जी सीधी सादी बात। घी कितना था, ये इसी से पता चलता है ना एक आम आदमी का कि जी उसकी मईशत और उसकी तनख्वाह कितनी और 20% कम हो गई। और ये जो हम मीडिया का करते हैं, अभी मैं नए एदाद-ओ-शुमार पढ़ रहा था, मीडिया को जनाब सिर्फ 2% कम एडवर्टाइजिंग मिली है और आपने 40% लोगों की कटौती कर दी और लोगों को निकाल दिया। राइट। 58 अरब की जो है एडवर्टाइजिंग हुई है, किस बात की हुई है भाई? उसके मैंने एडवर्टाइजिंग किसी 28 अरब का कारोबार हुआ होगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई करप्शन में फ़र्क आया हो, मेरिट पे लोग रखे गए हों। सॉरी टू से मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि खान साहब के बुलंद बांग दावे जो हैं बिल्कुल वो हवा में उड़ गए हैं। सॉरी टू से अनीका। राइट। नासिर बेग चुगताई साहब की तरफ चलते हैं। NBC, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। आज इजलास हुआ है। एक तो वजीर आजम साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वज़रा कारकर्दगी पर तवज्जो दें और कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाए। NBC कई अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि वज़रा जो हैं, अक्सर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बयानबाजी तो चलिए बनती है, उन्होंने तो बात करनी है, उन्होंने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ देना है, लेकिन बाकी सारे वज़रा का एक जो हुजूम है वो हर चीज़ पर स्टेटमेंट्स देना शुरू हो जाता है। क्या वज़ीर आज़म साहब आपकी नज़र में इसकी तरफ पॉइंट आउट तो नहीं कर रहे थे इजलास में? मेरा ख्याल है वज़रा का इस्तेमाल किया लफ्ज़ मुतहर्रिक हो जाए। अब मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर मुतहर्रिक कहना किसे कहते हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर पंजाब बहुत इज्जतदार हैं, बुखार शायद उनको हो गया है, अब वो घर पे आराम कर रहे हैं आजकल। तो वो बेचारे सुबह उठते ही हमारा ब्रुश किए बगैर एक बयान जारी कर देते हैं PDM के खिलाफ, फिर उसके बाद लाइन लग जाती है वो जो खुसूसी हैं लोग, उन लोगों की और फिर मुशीरों की और फिर वज़रा की। तो एक ही बात को पीटते रहते हैं। इससे ज़्यादा मुतहर्रिक कौन होगा? देखिए, मुतहर्रिक वज़रा वो होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों, अपनी वजारतों को देख रहे हों। जिन वजारतों में गंदम स्मगल हो जाए, जिन वजारतों में गंदम ना होने के बावजूद एक्सपोर्ट कर दी जाए, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर एक सूबे का विदाउट ECC की मंजूरी के सब्सिडी दे चीनी पर, जहाँ पर सीमेंट विदाउट एनी रीज़न महंगा हो जाए, जहाँ पर सीमेंट बहुत बिक रहा हो और सरिया ना बिक रहा हो और लकड़ी नहीं बिक रही हो, वहाँ आप करें कंस्ट्रक्शन बूम आ गया। फिर जहाँ पर दवाएं बार बार महंगी हो रही हों, यानी हर महीने का जो बिल आता है दवाओं का वो बढ़कर आता है, तो इसका मतलब ये है कि वजीर अपने महकमे में काम नहीं कर रहा है। और ये प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कहा था कि भाई अब बात 6 महीने, वो 6 महीने में हालांकि गुजर गए, 1 महीना रह गया होगा, तो आप काम ठीक करें। वो काम क्या ठीक करें? अगर वो बयान नहीं देते तो उनकी शामत आती है, उनको हटा दिया जाता है। कई मिसालें हमारे सामने, कुछ लोग बैकग्राउंड में चले गए बिल्कुल इसी वजह से कि वो तेज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो फिरदौस आशिक आवान या दूसरे फयाज चौहान वगैरह उनका स्टाइल नहीं अपना सकते। तो अगर मुतहर्रिक होना बयानबाजी का है मामला, तो फिर काम महकमे में नहीं होगा और हुकूमती कारकर्दगी में इजाफा कतई नहीं होगा। लेकिन NBC उन्होंने कारकर्दगी बेहतर करने को भी कहा है, यानी 2.5 साल बाद के बाद पहले भी वजीर आजम साहब ने कहा था जिसकी कारकर्दगी अपनी वजारत में सही नहीं होगी उसको चेंज कर दिया जाएगा। एंड वी सॉ कंटिन्यूस चेंज होता रहा मामला, डिफरेंट वज़रा को चेंज करना पड़ता रहा, इवन असद उमर को तब्दील किया सबसे पहली तब्दीलियों के अंदर से। आपको लगता है कि अगर ये वजीर आजम की बात ना मानी वजीरों ने और कारकर्दगी बेहतर ना की, तो फिर एक दफ़ा तब्दीली की वेव चलेगी काबीना के अंदर ही?
नहीं, काबीना में इस तरह की तब्दीलियों का फायदा नहीं होता। अच्छा, जब तक तब्दीलियां टारगेटेड ना हो। अब आपने रेलवे किसको दिया है? रेलवे आपने दिया आजम स्वाति साहब को। आजम स्वाति साहब पर कितने मुकदमात थे? भैंस के मसले में मुकदमा था उनका कि एक भैंस उनके कंपाउंड में आ गई थी, उन्होंने बच्चों को मार के लहूलुहान कर दिया था। और मसाइल भी उनके साथ, और मुकदमात भी हैं, और मेरे ख्याल मौजूद हैं केसेस। और वजीर भी हैं दूसरे दवाओं वाले साहब जो हैं, वो सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, जिन्होंने दवाएं महंगी की थी, और अब जिन्होंने महंगी की है वो भी हैं, और बहुत से लोग हैं। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को एक बार ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर बताना होगा कि वो मुतहर्रिक होना, फाल होना, कारकर्दगी का मुजाहरा करना किसे कहते हैं। वजीर भी कंफ्यूज है मेरा ख्याल है। वजीर सिर्फ इस समझते हैं कि बयानबाजी जो है वही मुतहर्रिक होना होता है। राइट जनरल साहब, आपकी नजर में ये जो इश्यूज एट दिस पॉइंट इन टाइम गवर्नमेंट फेस कर रही है, इन इश्यूज में से सबसे बड़ा इशू ऑपोजिशन है या गवर्नमेंट की अपनी कारकर्दगी है? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की अपनी कारकर्दगी जो है वो मेन इशू इस वक्त है, क्योंकि जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, साथ जो इकोनॉमी है, प्लस एडेड टू इट द इश्यूज रिलेटेड टू कोविड-19, उसके जो मसले मिला के जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त लगता यूं है कि शायद ओवरऑल है इन सर्टेन वेज गवर्नमेंट जो है अपनी। हालांकि उनके फिगर्स हैं, फैक्टर फिगर जो हमें दे रहे हैं इकोनॉमी के, उसमें तो लगता ही है कि शायद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन उसके जो जहां पर इफेक्ट महसूस होने चाहिए एट द लेवल, वो महसूस फिलहाल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से लोग परेशान भी हैं। और दूसरा मसला ये है कि गवर्नमेंट ने जो तरीकेकार है इनका फैसले साजी का, वो भी कहीं ना कहीं मसाइल हैं उसमें, क्योंकि आप देखते हैं कि दिल्ली के हिसाब से कुछ ना कुछ या तो गवर्नमेंट खुद चेंजेस कर रही होती है, या कुछ काम करने के बाद दोबारा उसको ख्याल आता है कि ठीक नहीं है, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो एडिट और सारा कुछ मिला मिलूं कि ये एक मेन इशू है गवर्नमेंट का। अगर इस पर काबू पा लें, मेरा ख्याल ये ऑपोजिशन को डील करना तो मुश्किल नहीं होगा इसके लिए। राइट अच्छा जनरल साहब, एक तो वजीर आजम साहब ने आज सारे वज़रा की कारकर्दगी को बेहतर करने को बोला, सारे मिनिस्टर्स को बोला कि भैया आप अपना किबला दुरुस्त कर लें और अपनी कारकर्दगी सही कर लें। अब मसला ये है जनरल साहब कि हम लोग पहले दिन से सुनते आ रहे हैं कि जो वजीर कारकर्दगी सही नहीं दिखाएगा उसकी वजारत तब्दील कर दी जाएगी, और हमने बहुत सारी तब्दीलियां देखी भी। अब क्या एक बार फिर वजीर आजम साहब ने सबको कारकर्दगी बेहतर करने को बोला और कारकर्दगी बेहतर नहीं होती तो क्या फिर वजीरों को तब्दील कर दिया जाएगा, और क्या हम 5 साल वजारतों की तब्दीलियां देखते रहेंगे या कोई सब्सटैंशियल काम होना शुरू भी होगा? बिकॉज इमरान खान साहब ही तो थे वो जो कहते थे कि कप्तान सही हो तो टीम ऑटोमेटिकली डिलीवर कर लेती है। देखिए वे तो ठीक है, अगर लीडरशिप ठीक हो तो बाकी टीम को साथ चलाया जा सकता है, लेकिन टीम में भी द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वो एक लीडर की बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो सही इंतखाब उसका सही हो, शख्सियात को चुनते हैं और फिर उनको जॉब उनकी जो कैपेबिलिटी उसके मुताबिक दिया जाता है। जो हमारे यहाँ जो जिस तरीके से सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, ये जो हमारी डेमोक्रेसी की फॉर्म हम चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ उनको गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिटिकल लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, लेकिन वो किसी हद तक काबू पाया जा सकता है अगर हमारे यहाँ जो बजाय से कि हम बार बार ये कहें कि अपनी कारकर्दगी बेहतर कराएं, अगर उनके टारगेट्स हों और बाकायदा उनका रिव्यू किया जाए कि वहां पर टारगेट्स को अचीव करने में कहाँ पे कामयाबी है, कहाँ नाकामी है, ताकि उसको दूर किया जा सके। जनरलाइज किस्म की स्टेटमेंट से, जनरलाइज ओवरव्यू से मामला नहीं बनते। आप रेलवे ले लें, किसी कोई चीज को भी ले लीजिए आप, एक इन वे मैं देख रहा हूँ कि चेयरमैन वापडा है, उनके मैं देख रहा था काम काफी बेहतर काम कर रहे हैं वो, लेकिन जो ओवरऑल उनकी वजारत है उसे ये पूछना भी चाहिए, वजीर को आके बताना चाहिए कि हमने ये कर लिया, ये करना चाहिए था, ये नहीं कर सके हम। तो अगर वो टारगेट्स हों, टाइम के साथ टाइम लाइन्स हो उनकी, उसके मुताबिक रिव्यू किया जाए परफॉर्मेंस को, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उससे फिर जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं एरिया जहाँ जहाँ पे कमजोरियां है, तो ये जनरलाइज करते रहे आप, उससे बात नहीं बनती, लोगों को चेंज करते रहे, उससे बात नहीं बनती, जब तक टारगेटेड फोकस्ड अप्रोच नहीं हो आपकी। अच्छा वैसे जनरल साहब, अगर 2-2.5 साल बाद भी वजारतें तब्दील हो रही हैं तो क्या चॉइस में, फर्स्ट चॉइस में गड़बड़ थी, या लोगों ने अपने आप को इमरान खान साहब के सामने मुख्तलिफ तरीके से पेश किया और जब काम करने की बारी आई तो काम नहीं कर सके? मेरे ख्याल एक तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको खुद भी शायद अंदाजा नहीं था कि इश्यूज क्या हैं पाकिस्तान के डिटेल जब फोकस करके जाते हैं,
और अगर वो उनका सही अंदाजा होता तो शायद उनकी सिलेक्शन में इतने बार बार चेंजेस ना करनी पड़ती उनको। जब उनको अंदाजा होना शुरू हुआ उसमें कुछ वक्त भी लगा उनको, और फिर जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ पॉलिटिकल लेवल पे कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़ती है इस सिस्टम में, तो उन कॉम्प्रोमाइज की वजह से शायद उन्होंने कुछ लोगों को वजारतों में लिया है, लेकिन कारकर्दगी उनकी ठीक नहीं रही। अब ये मामला खत्म हो जाना चाहिए था 2-2.5 साल के अंदर, और 2-2.5 साल के अंदर कुछ लोगों को फायर होना चाहिए था। वजारतें चेंज करने से काम नहीं बनता जब तक आप उनको फायर नहीं करते, उनको जब हटा नहीं जाता कि आप इस काबिल नहीं है कि आप ये काम कर सकते हैं। इसमें लीडरशिप लेवल पे जो एक किस्म की काइंड ऑफ रूथलेसनेस चाहिए, और जो हमारा ख्याल ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसको लेके आएंगे अपने साथ ऑफिस में, वो हमें नजर नहीं आई इस वक्त। राइट। वो भी काफी ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब करने या कॉम्प्रोमाइज करने पे तैयार नजर आए, जिससे वज़रा को भी वो जो उनको एक होना चाहिए कि हमसे बात पुरस होगी और हमसे पूछा जाएगा कि टारगेट्स कौन से थे, कौन से अचीव नहीं हुए, उसमें भी इस वजह से लगता यूं है कि अभी तक गवर्नमेंट इस तरफ नहीं आई। राइट। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जान साहब, अब वजीरे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि जी बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान समेत 20 लोगों की जिंदगी को खतरा है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं ये सारे के सारे जितने भी ऑपोजिशन के मामला चल रहे हैं इसका महवर भी हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम मौलाना की अपनी जमात में से आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं, फिर हुकूमत ये कह रही है कि उनको लाइफ थ्रेट है। आपकी नज़र में मौलाना कितने परसिस्टेंट रहेंगे? देखिए, मौलाना को जो चैलेंजेस विद इन हिज ओन पार्टी है ना, मैं कुछ अर्से से बात कर रहा हूँ कि वो आएंगे उनको, और वो आना शुरू हो गए हैं। आज भी खबर है कि लौड़ाई में कॉन्फ्रेंस हुई है, इशरानी साहब ने उन्हें बड़े खास किस्म के सवाल पूछे मियां मौलाना साहब से। तो मौलाना साहब की तकलीफ तो है, मसाइल तो हैं, तमाम पार्टी में होते हैं ये, लेकिन जिस तरीके से मौलाना साहब ने अपने आप को असर्ट करके पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप आप कह लीजिए पार्टी के लेवल पर, वो शायद अब मौलाना साहब की ज्यादा देर चलेगी नहीं। अच्छा, एनबीसी ये बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट काफ़ी ट्रबल में नज़र आ रही है, इसलिए बिकॉज इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी जमात के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई। पहले तो हम बात करते थे पीडीएम की आपस की जमातों के अंदर कुछ अपकलिश है, या चपकलिश ना भी कहें उसे, तो मामला या सिमत एक नहीं है, गोल एक नहीं है। अब तो जमातों के अंदर रखना पड़ने लग गया है। मौलाना शरानी साहब झूठा बोल देते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को। आपको लगता है कि विद ऑल दीज डिविजन्स पीडीएम आगे का सफर तय कर पाएगी? देखिए, मौलाना शिरानी बहुत काबिल इंसान हैं और दीन के मसले पर फतवे उनके बहुत अहम होते हैं। इस तरह अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी हैं दूसरे, वो भी JUIF के अंदर थे। अब तो शिरानी साहब कहते हैं कि JUIF कोई चीज़ है ही नहीं, तो पहले वो उसी में शामिल थे, उसी के नामी थे इस्लामिक काउंसिल के अंदर। तो मेरा ख्याल ये है कि लोगों के किसी बड़ी पार्टी से जाने से असर नहीं पड़ता, तजुर्बात बहुत हो चुके हैं। कामयाबी हुकूमत की है कि मौलाना शिरानी को उन्होंने तोड़ा है, बड़ा काम किया, बड़ा उन्होंने हाथ मारा है इस पे, लेकिन मुझे लगता नहीं। लेकिन पीडीएम के बारे में मैं और आप पहले भी बात कर चुके हैं कि पीडीएम कोई इंतखाबी ताद नहीं है, कोई सियासी पार्टी नहीं है। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात अगर इकट्ठे होकर लड़ जाते ही है तो पीटीआई जीतती भी नहीं, अगर आप फिगर देखें पूरी किसी कितने वोट बने। लेकिन ये इंतखाबात अलग अलग लड़ना चाहते हैं अभी तक, आगे मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल हो, अभी तक वो इंतखाबात अलग लड़ना चाहते हैं। तो ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, इनका कोई एक टारगेट है प्राइम मिनिस्टर को हटाना। मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा छीन लेने वाली बात किसी को दिल को लगेगी। इस्तीफा आप छीन नहीं सकते, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। प्राइम मिनिस्टर असेंबली भी तोड़ सकते हैं अगर अर्ली इंतखाबात कराना चाहें तो। अब तो मिड टर्म तो गुजर जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो मेरा ख्याल ये है कि गैर आइनी हरकतें, गैर जमहूरी अंदाज़ फ़िक्र, ये सब ख़त्म करना होगा। अख्तर शिरानी साहब का टूट फूट मेरा ख्याल है ये जो किस हद तक मुतासिर करी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है उनके पास मदरसे नहीं है। उनका एक आध मदरसा होगा, ज़्यादा मदारिस का ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान से है और मौलाना फजलुर रहमान का कंट्रोल है उन मदारिस के ऊपर। अभी जो लाहौर का जलसा अगर आपने देखा हो तो ज़्यादातर मदरसों के नौजवान थे, बच्चे नहीं थे, वो पढ़ाने वाले पढ़ने वाले लोग थे। तो उनका है, इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर पड़ेगा मुझ जैसे आदमी के लिए कि मैं इस्तीफा छीन लूँगा।
मैं नहीं समझता कि इस्तीफा छीनने वाला कोई रुझान इस मुल्क में चलेगा। राइट। अच्छा, झूठा क्यों बोला आपकी नज़र में मौलाना फजलुर रहमान साहब को? आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में कि उनको झूठा बोल दिया जाए? क्योंकि ऑब्वियसली मदरसे उनके अंडर इतने अरसे तक कश्मीर कमेटी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ऐसे शख्स को अपनी जमात की तरफ से झूठा कहे जाना इज़ अ बिग थिंग। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और शिरानी साहब की तरफ से, शिरानी साहब बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत जहांदीदा इंसान हैं, और वो किसी पर इल्जाम लगाए सकते हैं, क्योंकि कज़फ है उसके बाद तो राइट हद कज़फ की आती है। तो मौलाना फजलुर रहमान को झूठा कहना वाकई बहुत बड़ी बात है, आई एग्री। और मौलाना को बताना होगा झूठ कहाँ बोला, कब बोला। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उलमा को झूठ पर मतलब आमादा किया कि वो झूठ बोला करें, ये उससे बड़ा इल्जाम है। yes. तो मौलाना फजलुर रहमान को आना चाहिए सामने, वो बताएं कि वो उनकी पोजीशन क्या है, कहाँ खड़े हैं वो, और कितना वो झूठ बोलते रहे हैं। और या ये बयान जो शिरानी साहब ने दिया है, मैं झूठ तो नहीं कहूँगा, किसी गलत फहमी पर मबनी है, ये मौलाना को बताना पड़ेगा ताकि बात आगे बढ़ सके। राइट। अच्छा मुजाहिद बरेली साहब, लेकिन मसला ये है कि जो ऑपोजिशन एक टफ टाइम दे सकती थी इस गवर्नमेंट को इसकी कोताहियों पर, जितने स्कैंडल्स आए इस गवर्नमेंट के ज़माने में उन तमाम पे, वो ऑपोजिशन खुद अभी टूट फूट का शिकार है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात में टूट फूट नजर आई। वो मौलाना फजलुर रहमान जो हमेशा ये कहा करते थे कि इस हुकूमत को तो रहना ही नहीं चाहिए, इसको हक ही नहीं है। मौलाना शिरानी साहब कहते हैं झूठे हैं, बल्कि दूसरे उलमा को भी झूठ बोलने की तलकीन की इन्होंने, मौलाना फजलुर रहमान ने। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है मुजाहिद बरेली साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, इतना बड़ा कि उलमा को भी झूठ बोलने की तलकीन की। कहने का एक तो खैर जमीयत उलमा इस्लाम को एज सियासी जमात काउंट भी नहीं करना चाहिए। मदारिस की, मौलवियों की, अब उसमें एक अंसार कुछ हो गए हैं पीली वर्दी वाले, उन लोगों की ये जमात है। इनके इस वक्त कौमी असम्बली में अब पता नहीं कितने अरकान हैं, 5 या 6 होंगे, कहीं के सिंध में कोई नहीं है, बलूचिस्तान में 2-3 बैठे हुए हैं, MP 4 बैठे हैं, पंजाब में इनकी कोई है नहीं। तो ऐसे जब वो मौलाना किए है कि वो एक बड़े आर्टिकुलेट आदमी हैं, एक बड़ी उनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी है। और मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी लोग इस वक्त लीडर बैठे हैं, ये मरियम और बिलावल तो बेचारे कुछ नहीं आगे, एक बहुत ही आर्टिकुलेट लीडर हैं। तो इस हवाले से तो बात ना करें कि उनकी जमात में शेरानी हो या हाफिज हुसैन, उनकी वजह से कोई टूट फूट होगी। वो जो आपने बुनियादी बात कही है ना, देखें हमेशा अपोजिशन उस वक्त कामयाब होती है जब हुकूमत की लोगों को डिलीवर ना कर सके, वो अपने वादे पूरे ना कर सके। देखें आज अभी जो एक लेटेस्ट सर्वे आया है, वो आम लोगों से पूछा गया तो उन्होंने 38% ने कहा सबसे बड़ा महंगाई है, 3% ने कहा कि इस मसला करप्शन है, और उस करप्शन में भी कोई कमी नहीं आई। लोगों का मसला करप्शन नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, लोगों का मसला ये है कि वो जब एक आम आदमी जब बाजार में जाता है तो उसको जो तनख्वाह मिलती है उसके मुकाबले में उसकी क़ुव्वत ख़रीद और क़ुव्वत कितनी है, आमदन कितनी है और ख़र्च कितना है, ये देखते हुए आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, और आप भी उसी में हिस्सा हैं, इसी पार्ट का हम लोग जो हैं, उसमें ये लोगों को कन्विंस नहीं कर सके हैं कि 2.5 साल बाद आपने आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आया है। उसके मुकाबले पे आप आदम सवाती से लेकर ख़ुद इनके खैबर पख्तूनख्वा में MNAs को देख लें, इनकी जायदादें, इनके असासे, इनके कैश, इनकी गाड़ियाँ, वैसे ही गवर्नर हाउस खड़े हुए हैं, वैसे ही ऐवान सदर मौजूद हैं, वैसे ही इनके अखराजात हैं। वो जो सिम्बॉलिकली जो आपने कहा था कि हम यूनिवर्सिटियाँ बना देंगे, गवर्नर हाउस गिरा देंगे, ठाठ से मैंने तो अभी देखा पिछले हफ्ते गवर्नर इस्माइल के बारे में सुना, जनाब इतनी जब मैं यहाँ पर कोरोना की बदतरीन सूरत हाल, ये महंगाई, 4 घंटे तक गोल्फ क्लब में गोल्फ खेल रहे थे वो अपने गार्डों और एक 2 दर्जन मोबाइल गाड़ियों के साथ। ये बेसिक आलम है, उसी गवर्नर हाउस में बैठे हुए। और हाल ये कि मैंने कहा ना अपने ADC के साथ गोल्फ खेल रहे थे। राइट, चलिए मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा। नासिर बेग चुगताई साहब, मुजाहिद बरेली साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। अब जरा अपने हमसाया मुल्क की बात करते हैं, जो कि हर वक्त पाकिस्तान की किसी ना किसी वीकनेस को ढूंढने में लगा रहता है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों से पर्दाफाश हो गया है। इंडिया ने
जो EU डिसइंफो लैब है उसने इंडिया का फेक प्रोपेगेंडा ग्रुप श्रीवास्तव ग्रुप ने जो 750 के करीब वेबसाइट्स बनाई हुई थी और मुख्तलिफ तरीक़ों से NGO से किस तरीके से EU पार्लियामेंट और UN में असरअंदाज होने की कोशिश करते थे, जो फैसला साजी के पूरा प्रोसेस है उसके अंदर, वो चीज़ हमारे सामने आ गई। लेकिन हमने उसके बारे में क्या करना है जनरल साहब? सबसे पहले तो श्रीवास्तव ग्रुप, इंडियन प्रोपेगेंडा, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब, उससे पहले हम लोगों ने डोसिया तैयार किए थे, DGI SPR ने और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने सबके सामने भी रखा था, ठोस शवाहिद थे उसके अंदर। अब व्हाट नेक्स्ट, हमने क्या करना है? क्या हम लोग इसको पूरी दुनिया में प्रोपेगेट करने में या एडवर्टाइज करने में या पूरी दुनिया तक पहुंचाने में भारत के इस मकरू चेहरे को कामयाब रहे हैं? देखिए, जो सो कॉल्ड हाइब्रिड वॉर जिसकी हम आज बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान पे आज से नहीं बहुत पहले से मुसलत हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत की जो नैरेटिव है बहुत दुनिया ने पहले से बाई करना शुरू किया हुआ था। और इस वक्त ये जो जिसकी आप बात करें, ये ब्रेक हुई है स्टोरी, 15 साल से एक स्पेशल डिफरेंट किस्म की एफर्ट चली हुई है यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मोर एडवांस मेथड्स ऑफ प्रोपेगेटिंग व्हाट इज, जो भी किसी कौम का है नैरेटिव है, तो भारत को अब तक उसमें कामयाबी रही है। और यही वजह है, देखिए बॉम्बे को मैं मिसाल इसलिए देता हूँ कि बॉम्बे का किसी को इस वक्त तक तो पता नहीं था कि भाई क्या हुआ है बॉम्बे में टोटल, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ आगे खड़ी हो गई थी, जिससे पाकिस्तान काफी अंडर प्रेशर आ गया था। उस वक्त हमने गलतियां भी बहुत की थी। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देयर इज अ डिफरेंट पाकिस्तान, देयर इज अ डिफरेंट सिस्टम एट वर्क इन पाकिस्तान, स्पेशली व्हेन यू कम टू दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो पाकिस्तान इज नॉट ओनली अवेयर, लेकिन पाकिस्तान की जो वीकनेस है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हमें लॉन्च करना चाहिए, उसमें हम अभी तक ढीलापन दिखा रहे हैं इसमें, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तभी सामने चीजें आ गई हैं सारी उसके सामने। अब उसको इग्नोर करना इनके लिए मुश्किल है। वो जो पाकिस्तान ने डोसियर दिए हैं और पाकिस्तान के साथ ये जो स्टोरी भी साथ ब्रेक हुई है, तो बैक्ड अप बाय व्हाट इंडिया डिड लास्ट ईयर और जो भारत के अंदर से हो रहा है,